गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल GS STD 94 में। और दोस्तों मैं आज दोस्तों अब हम आ गए हैं जनसत्ता का संपादकीय लेकर। तो आज आपके सामने तमाम तरह के विषयों पर वार्तालाप होगी। तो दोस्तों, जो भारत की सबसे बड़ी और गंभीर समस्या अभी तक बनी हुई है और अब गंभीर बनने वाली है, क्योंकि कोविड-19 की वजह से अब समस्याएं बढ़ती चली जा रही हैं। खाद्य सामग्रियों की कमी हो रही है, जिसमें हो सकता है दोस्तों इस कुपोषण जैसी महामारी में भी इजाफा हो सकता है बड़े स्तर पर। तो उस पर आज हम बात करेंगे। इसे लिखा है दोस्तों भारत डोगरा जी ने। और आज बात करते हैं कुपोषण की गहराती समस्या। आगे चलते हैं। कुपोषण की समस्या भारत में एक बड़ा मुद्दा बन चुकी है। कुपोषण की चिंताजनक स्थिति पर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई बार ध्यान दिलाया गया है। इन स्थिति में ही आंगनवाड़ी और दोपहर के भोजन के रूप में विश्व स्तर पर पोषण के कुछ बड़े कार्यक्रम भारत में आरंभ किए गए। ऐसे कार्यक्रमों से निश्चय ही कुछ राहत तो मिली, पर इनके प्रसार के बावजूद कुपोषण की स्थिति का विकट बना रहना इस ओर संकेत करता है कि कुपोषण के कुछ ऐसे पक्ष भी हैं जिनकी ओर अपेक्षाकृत कम ध्यान जा रहा है। कुपोषण का एक महत्वपूर्ण पक्ष यह रहा है कि पोषण के कुछ सूक्ष्म तत्वों, विशेषकर खनिजों की कमी अधिक पाई जा रही है। इसका एक उपाय यह खोजा गया कि कृत्रिम तौर पर कुछ सूक्ष्म तत्वों को कुछ खादों में जोड़ दिया जाता है, लेकिन यह एक अस्थायी व कृत्रिम उपाय है जिसके कुछ हानिकारक असर भी सामने आ सकते हैं। प्राकृतिक तौर पर ही भोजन में ज़रूरी पोषक तत्व प्राप्त हों, यह सबसे बेहतर स्थिति है। आपको भी ये चीज़ें पता होंगी कि जो मिड डे मील योजना में जो भोजन कराया जाता है, आप जब जाएंगे प्राथमिक विद्यालय पे या फिर जहाँ पर भी इस तरह का भोजन कराया जाता है, वहाँ पे गाइडलाइंस लिखा होगा, दिशा निर्देश लिखा रहता है कि सोमवार को क्या खिलाया जाए, मंगलवार, बृहस्पतिवार, ऐसे तमाम तरह के गाइडलाइंस लिखे रहते हैं। पर दोस्तों, जब आप डेली रूटीन वहाँ पे चेक करेंगे तो आप बस वही पाएंगे, सोयाबीन, रोटी या खिचड़ी। तो ये जो एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार सामने उभर कर आ रहा है, तमाम तरह के सोच सकते हैं सामाजिक स्तर पर इस तरह की जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, फिर भी कुछ लोगों के मिली भगत की वजह से जो जहाँ पर आवश्यकता है उन्हें इसका लाभ उतना नहीं मिल पाता, जिस वजह से दोस्तों समस्याएं और भी विकराल होती चली जाती हैं। तो सरकार को इस पर भी एक कमेटी बनानी चाहिए कि एक ऐसी सर्विलांस संस्था बनाया जाए जिसके बाद यदि इस तरह की संलिप्तता किसी प्रकार से किसी के ऊपर पाई जाती है तो उसको पूरी तरह से निष्कासित कर देना चाहिए था, फेंक देना चाहिए था, जिससे लोगों के अंदर डर बने। ठीक है। पिछले कुछ दशकों में फसलों में रासायनिक खाद का इस्तेमाल तेज़ी से बढ़ा। इसमें भी नाइट्रोजन खाद का अधिकतम उपयोग हुआ है। इससे मिट्टी में अनेक पोषक तत्वों, विशेषकर सूक्ष्म पोषण तत्वों की कमी हो गई। पोषण विश्लेषणों के मुताबिक कुछ क्षेत्रों में मिट्टी में सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी को विचलित करने वाले प्रमाण सामने आए हैं। आज आपको बता दें, पहले खेतों में जब किसान हल से जुताई करता था तो उसमें छोटे छोटे जीव, केचुआ, फलाना, मतलब जो भी छोटे छोटे जीव थे वो उस अनाज को एक ऊर्जा देते थे, एक बूस्ट करते थे, उस मिट्टी के लिए बहुत ही लाभदायक होते थे। पर दोस्तों, आज ट्रैक्टर के माध्यम से, चलिए ट्रैक्टर से उतना ज़्यादा तो प्रभावित नहीं हुआ, पर जो आज हमारे किसान भाई जो ज़्यादा पैदावार के चक्कर में तमाम तरह के कीटनाशक, यूरिया, पेस्टिसाइड जो डाल रहे हैं, उससे दोस्तों मिट्टी की गुणवत्ता दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। और जो फलों का या फिर जो फसलों का जो हम उत्पादन कर रहे हैं उनमें वो गुण नहीं पाए जा रहे हैं। मैं मानता हूँ कि क्वांटिटी बढ़ गई, पर दोस्तों क्वालिटी पूरी तरह से धराशायी हो गई। नहीं तो साला क्या मजाल कि किसानों को डायबिटीज़ हो जाए, किसान मोटापे का शिकार हो जाए। आज यही स्थिति इसीलिए बनी हुई है क्योंकि अब सारी चीज़ें अप्रासंगिक हो चुकी हैं। ठीक है, इम्बैलेंस की तरफ बढ़ चुके हैं लोग। इसका आगे यह असर होने की बात बहुत संभावना की इस समस्या से मिट्टी में उगाई जाने वाली से खाद्यान्न की कम पौष्टिकता के रूप में प्रकट होगी। रिचर्ड डाउथविट ने अपनी पुस्तक हॉरात ग्रोथ इल्यूशंस में लिखा है कि कंपोस्ट खाद से उगाई फसल में जितने नाइट्रेट मिलते हैं रासायनिक नाइट्रोजन खाद से उगाई फसल में, इसकी तुलना में नाइट्रेट 4 से 5 गुना बढ़ सकते हैं। जबकि विटामिन सी कम हो जाते हैं। इस कारण विशेषकर नाइट्रेट की इतनी अधिकता से कैंसर की संभावना बढ़ती है। इसलिए रासायनिक खाद पर निर्भरता कम करते हुए कंपोस्ट व जैविक खाद का उपयोग बढ़ाना चाहिए।
साथ में रासायनिक कीटनाशकों, जंतुनाशकों और खरपतवार नाशकों का उपयोग भी न्यूनतम किया जाना चाहिए। इस तरह फसलों का जहरीले छिड़काव व तत्वों से बचाव होगा। मिट्टी में केंचुए व प्राकृतिक उपजाऊपन बढ़ाने वाले सूक्ष्म जीव पनप सकेंगे। इस तरह मिट्टी में संतुलित पोषक तत्व होंगे और इनमें उगाई गई फसल में भी सूक्ष्म पोषक तत्वों सहित पोषण अधिक होगा। एक अन्य महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि दलहन व अनाज की मिश्रित खेती में कमी आई है। इस वजह से मिट्टी में पोषक तत्वों और खाद में पोषण संतुलन दोनों की कमी आई है। अनाज व दलहन की मिश्रित खेती से मिट्टी के प्राकृतिक उपजाऊपन को बनाए रखने में मदद मिलती है और इससे खादों में पोषण संतुलन में मदद मिलती है। अनाज व दलहन के फसल चक्र से भी ऐसी सहायता मिलती है। मोटे अनाजों में सूक्ष्म पोषक तत्व विशेषकर खनिज अधिक मिलते हैं। हाल के दशकों में चावल और गेहूं को मुख्य अनाज के रूप में बढ़ती प्राथमिकता मिली है, जबकि विविधता भरे अनेक मोटे अनाज की फसलों की उपेक्षा हुई। इन मोटे अनाजों को सरकारी खरीद द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली और पोषण कार्यक्रमों में बहुत कम स्थान मिलता है। यह उपेक्षा दूर की जाए तो इन्हें उचित प्राथमिकता मिलेगी। इस तरह भी पोषण स्थिति सुधारने में सहायता मिलेगी। वनों के एक महत्वपूर्ण पक्ष को प्राय उपेक्षित किया गया है और यह है कि वनों में बहुत से पौष्टिक खाद मिलते हैं। यह पौष्टिक खाद पास रहने वाले आदिवासियों को सबसे सहजता से उपलब्ध हो सकते हैं। उन्हें इसकी ज़रूरत भी है, लेकिन विडंबना यह है कि वनों की इस महत्वपूर्ण देन की उपेक्षा करते हुए ऐसी नीतियाँ अपनाई जा रही हैं जिससे वनों में मिलने वाले पौष्टिक खादों का बहुत ह्रास हो रहा है। यार अब वन बचे हुए हैं। तमाम तरह के जो केंद्र सरकार के द्वारा एक परिभाषा तय किया जा रहा है कि पहले के जो वन हैं उनका एक विस्तार ज़्यादा हुआ करता था, उनमें तमाम तरह के वृक्ष होते थे, तब उन्हें वन कहा जाता था। अब दोस्तों एक तरह से जो केंद्र सरकार के द्वारा जो एक समीक्षा की गई है, जो एक उसका परिभाषा तय किया गया है, जो सीमित दायरा है, यदि आप एक बाग का निर्माण कर देना तो केंद्र सरकार आज उससे भी उस बाग को भी जंगल बना देगी, जंगल की परिभाषा में तब्दील कर देगी। तो आपको आप देख ही सकते हैं कि जिस तरह से विकास की दौड़ में लोग शामिल हैं, ऐसे में दोस्तों किसी प्रकार का संकोच नहीं करते हैं, चाहे वन कट जाए चाहे जंगल ख़त्म हो जाए, उनको विकास से मतलब। यही कारण है कि दोस्तों छत्तीसगढ़ में जिस तरह से तमाम तरह के जो वहाँ के आदिवासी हैं उनका जो आवास था, जो प्राकृतिक आवास के रूप में जाना जाता है, उसे लोगों ने नष्ट कर दिया। यही कारण है कि वहाँ के जो आदिवासी हैं सरकार से पूरी तरह से असंतुष्ट होते हैं। पहले तो तमाम तरह के प्रलोभन दिए जाएंगे उन आदिवासियों को कि आपके बच्चों को स्कूल मिलेगा, घर मिलेगा, ये मिलेगा, हॉस्पिटल मिलेगा, सब फ्री। जब उनका काम निकल जाता है बड़े बड़े बिजनेसमैन का, तो वो लोग किस तरह से छोड़ देते हैं। उसके बाद एक जगह से दूसरी जगह इन लोगों को भटकना पड़ता है। ये सारी भी कमियां हैं। इनमें एक मुख्य नीति है प्राकृतिक वनों के स्थान पर व्यापारिक महत्व के पेड़ों को लगाना व पनपाना। ऐसे हानिकारक नीतियों पर रोक लग सके, इसके लिए विशेषज्ञ वनों के पोषण की दृष्टि की ओर बार बार ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। हालांकि वनों को खाद्य उत्पादक क्षेत्र के रूप में उपयोग करने के लिए ओडिशा जैसे राज्यों में पहल शुरू भी हुई है। ओडिशा के रायगढ़ और सुंदरगढ़ जिले में वनों से प्राप्त होने वाले 121 खादों की जानकारी प्राप्त की गई है। कई आदिवासी खादों के लिए एक बार जंगल जाता है तो एक चक्कर में औसतन 4.56 किलोग्राम खाद हासिल कर लेता है। सूक्ष्म पोषक तत्व देने में इन खादों का विशेष महत्व है। प्रतिकूल मौसम और सूखे के वर्ष में व सस्ता राशन समाप्त हो जाने पर इन वनों से प्राप्त होने वाले खाद की भूमिका आदिवासियों के लिए और अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। जिन वनों में प्राकृतिक विविधता बची हुई है वहाँ वर्ष भर कोई न कोई उपयोगी खाद वनों से मिलते ही रहते हैं। पोषण के अतिरिक्त इनकी बिक्री से आदिवासियों को कुछ आय भी प्राप्त होती है। यह खाद स्वास्थ्य की दृष्टि से बेहतर और सुरक्षित पाए गए हैं। इनसे जहरीली दवाओं हानिकारक रसायनों का खतरा नहीं है। वन खादों संबंधी आदिवासी समुदायों के पास मूल्यवान ज्ञान का भंडार है जिसका संरक्षण होना चाहिए। इसके लिए आवश्यक है कि सरकार के इस स्तर पर इस महत्व को समझा जाए और इसके लिए समुचित अनुसंधान व अध्ययन की दिशा में कदम बढ़ाए जाएं। कुपोषण से लड़ने में यह मील का कदम साबित हो सकता है। साथ ही जिन नीतियों से पौष्टिक खादों के इस भंडार की क्षति हो रही है उन नीतियों को छोड़कर प्राकृतिक वनों की रक्षा की नीतियां अपनाने पर जोर दिया जाए। इन प्रयासों से आदिवासी समुदायों को भी जोड़ा जा सकता है ताकि वनों की भली भांति रक्षा भी हो और यहाँ से पौष्टिक खाद इन समुदायों को उपलब्ध भी होते रहे। देश के अधिकांश आदिवासी क्षेत्रों की स्थिति यही है। आपको बता दें
हमारे देश में जितना उपेक्षा गरीबों का, किसानों का, आदिवासियों का हो रहा है और हुआ है, और ये प्रक्रिया लगातार चलती आ रही है, ये जो दोहन है, ये जो शोषण है, जो उत्पीड़न है, ये अभी बरकरार है। पर दोस्तों तमाम तरह के बातें हो रही हैं, ये योजना निकाली जा रही है, ये परियोजनाएं दी जा रही हैं। आपको पता है, चाहे ठंडी हो, चाहे बहुत ज़्यादा गर्मी हो, चाहे बाढ़ हो, चाहे वर्षा हो, सबसे ज़्यादा नुकसान इन्हीं लोगों को उठाना पड़ता है, एक किसान को, एक गरीब को, एक आदिवासी को। तो उनके लिए क्या योजना बनाई जा रही है आपको पता ही है। आज इस कोरोना काल में सबसे ज़्यादा किसी का नुकसान हो रहा है, सबसे ज़्यादा लोग मर रहे हैं, बेघर हो रहे हैं, तड़प रहे हैं, तो वो यही लोग हैं। इसके बाद चलते हैं आगे। यदि वनों से प्राप्त पौष्टिक खाद्यों के महत्व को भली भांति समझ कर इनका उचित उपयोग किया जाए तो इससे भी कुपोषण की समस्या सुधारने में सहायता मिल सकती है। अनेक महत्वपूर्ण पौष्टिक खाद्यों के विषय में देखा गया कि इन प्राकृतिक स्थितियों में उनका उत्पादन विविध कारणों से कम हो रहा है, लेकिन कृत्रिम उत्पादों को जोड़कर बाजार में उनकी बिक्री बढ़ाई जा रही है। उदाहरण के लिए रासायनिक कीटनाशकों और खरपतवारनाशकों के उपयोग और विद्युत चुम्बकीय प्रदूषण से मधुमक्खियों की बहुत क्षति हुई है और इसका असर प्राकृतिक शहद उत्पादन पर पड़ा है। प्राकृतिक शहद के उत्पादन में भारी कमी आई है, इससे परागीकरण, कृषि व पौधों की जैव विविधता को भी भारी नुकसान पहुंचा है। पर इन बुनियादी समस्याओं को दूर करने के स्थान पर कृत्रिम उत्पादों को जोड़कर बाजार में शहद की बिक्री बढ़ाई जा रही है, जिससे इस पौष्टिक खाद्य की गुणवत्ता में बहुत कमी आ रही है। इस संबंध में संसद में सवाल उठ चुके हैं कि सरकार के जवाब से यह भी बात सामने आई है कि ऐसी स्थिति में गुणवत्ता मानकों को बदल लिया गया है। शहद तो केवल एक उदाहरण, अनेक अन्य पौष्टिक खाद्यों की गुणवत्ता भी इसी तरह प्रभावित हो रही है। अनेक कृत्रिम उत्पादों को गलत ढंग से मिलाकर बाजार में इनकी उपलब्धता बढ़ाई जा रही है। इन सभी अपेक्षित समस्याओं पर अगर समय पर रहते ध्यान नहीं दिया गया तो देश में कुपोषण की समस्या से निपटने के प्रयास सफल नहीं हो सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।